खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे समलैंगिकता पर सुप्रीम सुनवाई की, विवाह या विदाई। महाराष्ट्र में सियासत हाई वोल्टेज ड्रामा, यानी शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के पास क्या कुछ चल रहा है उस पर विश्लेषण। महंगाई की आफत से कब मिलेगी राहत? तो आज की सबसे बड़ी खबर जो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जिस पर चल रही है। सामान्य तौर पर शादी किससे करें यह आपका व्यक्तिगत मामला है या कुछ हद तक पारिवारिक सहमति मायने रखती है, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो इस विषय में अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। जी हां, वो वर्ग है समलैंगिकों का, यानी सेम सेक्स के लोगों का। क्या शादी के बंधन में वो एक साथ रह सकते हैं या नहीं, इस पर सुप्रीम अदालत में सुप्रीम सुनवाई हो रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग तेज हो रही है, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। आखिर इस विषय पर क्या है समलैंगिकों की मांग और कोर्ट से उनकी क्या है फरियाद? साथ ही सरकार इस विषय पर क्या दलील रख रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका विश्लेषण हम अपनी इस खबर के जरिए करेंगे। सेम सेक्स मैरिज को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज से सुनवाई शुरू की है, जिस पर कल भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कवायद अगली पीढ़ियों के लिए है। अदालत और संसद इस पर बाद में फैसला करेंगे। सेम सेक्स मैरिज कानून को मान्यता देने की मांग को लेकर 15 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा इस संवैधानिक बेंच में जस्टिस एस के कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली शामिल हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेम सेक्स मैरिज पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की तरफ से पैरवी मशहूर वकील मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। पहले दिन सुबह 11 बजे यानी आज सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चली। फिर लंच के बाद 2 बजे से शाम 4 बजे तक चली। तो पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में किसने क्या दलीलें दी, इसके पक्ष और विपक्ष में। उससे पहले हम सुनाते हैं याचिकाकर्ता और उनके वकील का इस विषय पर क्या कहना है। अभी तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कल भी होंगे। तो आज जो आज तक जितना सुना है बहुत पॉजिटिव लग रहा है फीडबैक कि डेफिनेटली इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। ये लंबी लड़ाई थी, लंबी लड़ाई है अभी भी, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट सुने उससे लग रहा है दे हैव नाउ लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटी। बहुत सारे देशों के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया है, वो इसी तरह किया गया है। सो इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। जजेस से वी हैव हाई होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली हम उन्हें मीडिया से भी बर्डन नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम जो एवोल्यूशन इंडियन जुडिशरी का हुआ है, जो एवोल्यूशन इंडियन जजमेंट्स का है, उसको देखते हुए लगता है कि ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है। और वी थिंक, वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ इसके अंदर राइट्स क्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो सिविल यूनियन के फॉर्म में किए जाएं, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में कॉन्फर किया जाए, या ओवरऑल फुल स्पेक्ट्रम राइट्स दिए जाएं। तो ये आप सुन रहे थे याचिकाकर्ता और उनके तरफ से जो वकील इस केस में पैरवी कर रहे हैं मुकुल रोहतगी के साथ उनकी दलीलें। अब बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इस विषय में क्या कहा गया। केंद्र सरकार की तरफ से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर एक पक्ष में बैठे 5 लोग, दूसरे पक्ष में बैठे 5 लोग और बेंच पर बैठे 5 विद्वान बहस कर सकें। इसमें दक्षिण भारत के किसान, उत्तर भारत के बिजनेसमैन का भी नजरिया जानना होगा और यह जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हम अभी भी इन याचिकाओं के आधार पर ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस मामले पर सभी राज्य सरकारें एक राय न रखें। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पर कोर्ट खुद फैसला ले सकती है, जिस पर सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता क्या दलील दे रहे हैं।
देखते हैं कि याचिकाकर्ता और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद फिर से केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या फैसला कैसे करना है, हम सही वक्त पर आपको भी सुनेंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दे रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम अपने घरों में प्राइवेसी चाहते हैं, साथ ही यह भी कि हमें सार्वजनिक जगहों पर कोई लांछन न सहना पड़े और दो लोगों के लिए शादी और परिवार को लेकर वैसी ही व्यवस्था हो जैसी अभी दूसरों के लिए चल रही है, यानी जो सामान्य कानून है। शादी और परिवार की हमारे समाज में इज्जत होती है। कानून में से इस मामले पर आपराधिक और अप्राकृतिक हिस्सा हट गया है, ऐसे में हमारे अधिकार भी समान हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम ऐसा सेम सेक्स वाले लोग के विषय में कानून चाहते हैं कि जिसमें समाज के सभी हेटेरोसेक्सुअल ग्रुप के तौर पर संविधान के तहत जो लोग हैं उनको समान अधिकार मिले। आपने ही यह फैसला किया है। हमारे समान अधिकारों के रास्ते में केवल एक ही रुकावट थी, वो थी 377। इसके आगे याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि शादी का सम्मान हो। आज की स्थिति क्या है? ये जो लोग हैं इन्हें गे कहा जाता है, क्विर कहा जाता है। अगर ये कहीं जाते हैं तो इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आर्टिकल A21 के तहत ये अधिकारों पर प्रतिबंध है और उनका उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। कुछ साल पहले मैंने यानी मुकुल रोहतगी ने 377 को अपराध से मुक्त करने का केस हाथ में लिया था। उन्होंने आगे कहा कि होमोसेक्सुअल ग्रुप के तौर पर समान अधिकार है तो शादी का अधिकार भी होना चाहिए, और यही याचिकाकर्ता की दलील भी है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि 2019 में सेम सेक्स की परिभाषा थी समान लिंग वाले दो लोगों का समारोह के दौरान एक होना, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। भारत सरकार बरसों पुरानी कानूनी चीजों का पालन करती आ रही है। अगर आप उसी का पालन कर रहे हैं तो नए कानून का भी पालन कीजिए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यों को जरूर सुना जाना चाहिए क्योंकि उनकी राय इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम पर्सनल लॉ में जाना नहीं चाहते। आपके पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ है, वो आप रखें, और आप हमसे चाह रहे हो कि ऐसा उसमें जाए। ऐसा क्यों? आप हमसे इस विषय पर फैसला करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हम सब कुछ सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं। केंद्र सरकार की तरफ से फिर तुषार मेहता ने कहा कि तब हम इस मामले में उलझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए, यानी कोर्ट इस मामले में सुनवाई ही ना करे। सीजेआई ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। अदालत और संसद इस पर बाद में फैसला करेगी और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई फैसला निकले जिसमें दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। हम बीच का रास्ता निकालेंगे। आखिर कोर्ट इसी के लिए तो है। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि लोकप्रिय स्वीकृति का परीक्षण एक समुदाय के मौलिक अधिकारों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या यह एक कलंक माना जाएगा? इसे केवल एक संवैधानिक घोषणा के द्वारा हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यौन अविन्यास के आधार पर भेदभाव किसी व्यक्ति की गरिमा और स्वयं के मूल्य के लिए गहरा और अपमानजनक है। इससे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए कपल को 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य माना जाता है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि विषम लैंगिक विवाह में भी आपको नोटिस देना पड़ता है और लोगों को इस बात पर आपत्ति होती है कि शादी होनी चाहिए या नहीं, यह असंवैधानिक है। अलग टिप्पणी में सीजेआई ने यह भी कहा कि एक महिला या पुरुष की धारणा पूर्ण नहीं है। यह सिर्फ आपके या नांगों का सवाल ही नहीं, वह सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को वो जवाब दे रहे थे उनके सवाल पर, जिन्होंने कहा था कि किसी भी रिश्ते की सामाजिक स्वीकृति कभी भी कानून या फैसले पर निर्भर नहीं होती। पूरे विधायी इरादा एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को लेकर रहा है। मेहता ने यह भी तर्क दिया कि क्या विवाह के माध्यम से नए सामाजिक कानूनी अधिकार बनाने के लिए न्यायपालिका सही मंच है? सेम सेक्स मैरिज को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो यह भी जानना जरूरी है कि याचिकाकर्ता कौन है। एक याचिका दायर करने वाले समलैंगिक कपल हैं जो हैदराबाद के हैं।
उनका नाम सुप्रियो और अभय है। समलैंगिक कपल ने अपनी याचिका में कहा है कि दोनों एक दूसरे को 1 दशक से ज्यादा वक्त से जानते हैं और रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद शादीशुदा लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी इलीट क्लास की है। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है, कोर्ट को इस फैसले से दूर रहना चाहिए। केंद्र ने सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा हलफनामा पेश किया और इसके पक्ष में दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया। सरकार ने कहा कि यह केवल शहरी एलीट क्लास का नजरिया है और इन याचिकाओं का मकसद ऐसी शादी को सिर्फ सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना है। सभी धर्मों में विवाह का एक सामाजिक महत्व है। हिंदू में विवाह को संस्कार के तौर पर माना गया है। इस्लाम में भी विवाह यानी निकाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लेकिन उसमें भी तमाम रीति रिवाज जुड़े होते हैं। इसलिए इन याचिकाओं को खारिज कर देना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से 4 दलीलें दी गई। इन दलीलों को भी यहां जानना बहुत आवश्यक है। पहली दलील यह थी कि जनप्रतिनिधि इस मामले पर ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण, शहरी आबादी और धार्मिक लोगों से राय लेंगे और कानून और परंपराओं का भी ध्यान रखा जाएगा जो इस मामले पर गंभीर असर डालते हैं। दूसरी दलील, इस मामले को लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए। ये वो लोकतांत्रिक जरिया है जिनके चलते किसी नई सामाजिक संस्था के विचार उसे बनाने या उसे पहचान दिए जाने का काम किया जा सकता है। तीसरी दलील, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने पर पर्सनल लॉ और समाज में चले आ रहे सामाजिक मूल्यों का संवेदनशील संतुलन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। चौथी दलील, जहां तक इसे मौजूदा मैरिज सिस्टम की बराबरी का दर्जा दिए जाने का सवाल है, तो यह हर नागरिक के हितों को प्रभावित करेगा। अगर कोर्ट इसे कानूनी मान्यता देती है तो इसका मतलब होगा कि न्यायपालिका एक कानून को पूरी तरह दोबारा लिख रही है, जो कि कोर्ट का काम नहीं है। यह बहुत बड़ा प्रश्न था सरकार की तरफ से, जो तुषार मेहता ने उठाया था। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग भी की थी। सेम सेक्स मैरिज के कानून के विरोध में केंद्र सरकार क्यों है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि याचिकाकर्ता सेम सेक्स मैरिज के लिए मौलिक अधिकार का दावा करें। दूसरा, केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है। केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती। तीसरा, कानून के मुताबिक भी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। सेम सेक्स मैरिज में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को अलग अलग कैसे माना जाएगा, यह सवाल तो उठता है। चौथा, कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होगी। इन मामलों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। तो यह बात हुई केंद्र सरकार की। अब बात करते हैं समलैंगिक कपल की, जो अपने कई मुद्दों और अधिकारों से दूर हैं, जिन्होंने इसको लेकर याचिका में कई तर्क भी दिए हैं। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं मिलने से ग्रेच्युटी, गोद लेने, सैरोगेसी जैसी मूल अधिकारों का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 किन्हीं भी 2 नागरिकों को विवाह करने की इजाजत देता है, लेकिन सब सेक्शन सी सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी की इजाजत देता है। ज्वाइंट अकाउंट खोलने में भी मुश्किलें होती हैं। ऐसे में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। समलैंगिक कपल ने अपनी याचिका में कहा है कि सरोगेसी से लेकर एडॉप्शन और टैक्स बेनिफिट जैसी कई सुविधाएं सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही मिलती है, जिसका अधिकार उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये दोहराता रहा है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने और जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि भारत में समलैंगिक संबंध बनाना अपराध तो नहीं रहा, तो समलैंगिक विवाद पर इतना पेच क्यों फंसा है? इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं। भारत में आईपीसी की धारा 377 के तहत 2018 से पहले समलैंगिक संबंध बनाना अपराध के दायरे में आता था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सितंबर 2018 में इस कानूनी प्रावधान को खत्म कर दिया।
इसके बाद भारत में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन समलैंगिक शादी को लीगल बनाने के लिए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आज भी कोशिश कर रही है। केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई अदालतों में इससे जुड़ी याचिकाएं दायर हुई। भारत सरकार ने इन सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की मांग की है। किसी के साथ संबंध रखना और शादी करके पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद में भी उठे। एक और सवाल मन में होगा कि क्या कभी सेम सेक्स मैरिज को लेकर कोई बिल संसद में पेश हुआ? अगर हुआ तो उसका क्या हश्र हुआ? तो इसका भी हम जवाब आपको बताते हैं। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को एक निजी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिसका मकसद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने का था। लेकिन यह बिल सदन में पास नहीं हो सका। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में भी बता देते हैं कि यह क्या होता है। यह एक ऐसा बिल होता है जिसे किसी भी ऐसे सांसद की ओर से पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं होता। कम ही ऐसे विधेयक होते हैं जो पास हो पाते हैं। अब तक इस तरह के सिर्फ 14 बिल पास हो पाए हैं, जिसमें से 6 विधेयक 1956 में ही पास हुए थे। अब एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या सेम सेक्स मैरिज की बात सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है या फिर किसी और देश में भी ये लीगल है? तो आपको बता दें कि सेम सेक्स मैरिज कई देशों में लीगल है, जिनके नाम भी हम आपको बताते हैं। अर्जेंटीना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ब्राजील, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, स्वीडन, डेनमार्क, ताइवान, फिनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इसे मान्यता देता है और इस विषय में साफ कानून वहां है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई करेगी और उन तमाम तथ्यों को कोर्ट देखेगी जो सामाजिक मापदंडों के आधार पर विवाह की स्वीकृति के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन कोर्ट यह भी देखेगी कि क्या ऐसे रिश्तों पर विवाह की स्वीकृति देकर सामाजिक ताना बाना तो नहीं बिगड़ेगा और इस पर क्या नई बहस छिड़ नहीं जाएगी। बहरहाल अब यह मामला न्यायालय की पेचीदगियों और दोनों पक्षों की दलीलों पर निर्भर करेगा कि क्या तकरीरें दोनों पक्षों की ओर से दी जा रही है और खास तौर से इस बात का ध्यान कोर्ट रखेगी कि कहीं सामाजिक ताना बाना तो नहीं बिगड़े, क्योंकि इस विषय में अगर कोई भी फैसला कोर्ट की तरफ से आता है तो उस पर एक नया विवाद शुरू होगा जो हमेशा समाज में एक नजीर पेश करेगा कि क्या इस तरह की कोई मांग जो जायज नहीं थी सामाजिक दृष्टिकोण से, क्या वो जायज है। अगर कोर्ट का कानून होगा तो उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपको एक बड़ी खबर और बताते हैं जो आपको सुकून पहुंचा सकती है, क्योंकि यह खबर आपकी जेब से लेकर आपके पेट तक जुड़ा है। आप समझ गए होंगे मामला महंगाई का है और उसमें कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। सब्जियां, गेहूं समेत कई खाद्य वस्तुओं के मूल्य में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्च में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा यह बताता है कि महंगाई दर पिछले 29 महीने के न्यूनतम स्तर 1.34% पर आ गई है। तो है ना ये सुकून की बात। ये लगातार 10वां महीना था जब थोक महंगाई दर नीचे आई है। महंगाई दर का इस तरह रिकॉर्ड स्तर पर नीचे पहुंचना यह बताता है कि आरबीआई की ओर से ब्याज दरों को न बढ़ाने का कदम पूरी तरह से सही था। मोदी सरकार का इस विषय में लिया गया फैसला और दिशा में हर एक कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा था और ये जो इंडेक्स और उसके डेटा सामने आए हैं उससे बहुत सुकून न सिर्फ सरकार को होगी बल्कि आम जनमानस को भी होगी। आखिर उनकी ही जेब है और उनका ही पेट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई में कमी धातुओं, खाद्य उत्पादक, गैर खाद्य उत्पाद, खनिज उत्पाद, रबर, प्लास्टिक उत्पाद, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कागज वो कागज के उत्पाद की कीमतों में कमी की वजह आई है। ये सारे उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों ने महंगाई की दर में लगातार हो रही कमी को आर्थिक मांग के नरम पड़ने से भी जोड़कर देखा है। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी 1-2 महीने और इंतजार करने की जरूरत है। तब जो फाइनल फिगर आएगा तब वो स्टेबल होगा यानी स्थायी होगा। अब एक नजर 6 महीने में थोक महंगाई दर पर डालते हैं। अक्टूबर 2022 8.67%, नवंबर 2022 6.12%, दिसंबर 2022 5.02% लगातार कम होते हुए।
जनवरी 2023 4.80%, फरवरी 2023 3.85%, मार्च 2023 1.34%। थोक महंगाई में कमी जरूर आई है, लेकिन कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इस दौरान बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जैसे दूध, दाल, खाने पीने की थोक महंगाई दर बढ़ी है। राहत की बात यह है कि गेहूं की महंगाई दर में कमी देखने को मिली है। पिछले साल और इस साल मार्च में रोजमर्रा की जरूरत के सामान के महंगाई दर की तुलना करें तो बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक नजर में इसे भी आप समझिए कि पिछले साल और इस साल महंगाई दर की हालत क्या रही। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर मार्च और इस साल और उस पिछले साल 2022 मार्च और 2023, अनाज 8.12 और 2023 में 9.48, धान 2022 में 0.99%, इस वर्ष 7.54%, गेहूं 14.4%, इस वर्ष 9.16%, दाल 2.22%, इस वर्ष 3.03%, सब्जियां 20%, इस वर्ष 8%, यानी माइनस 2.22%, आलू 26.36%, माइनस 23, इस वर्ष माइनस 23.67%, प्याज माइनस 9.33%, और ये और नीचे माइनस 36.83%, फल 11.12%, अब 4.89%, दूध 4.12%, अब 8.48%, अंडा, मीट, मछली 9.42%, पहले अब 1.36%, यानी कमी, गिरावट की तरफ। कच्चा तेल 83.56%, अब ये हुआ 23.53%। तो ये हमने पिछले साल और इस साल के महंगाई दर के आंकड़े आपको बताए। कईयों में बहुत ज्यादा गिरावट है तो कुछ में बढ़ोतरी भी नजर आई है। पिछले बुधवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में ये घटकर 5.66% पर आ गई। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई घटी थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। फरवरी में खाने के सामान की थोक महंगाई दर 2.76% थी और ये मार्च में 2.32 पर आ गई, यानी गिरावट। मार्च में रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई 3.28% से घटकर 2.40% पर आ गई। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई फरवरी के 14.82% से गिरकर 8.96% पर आ गई। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई भी 1.94% से गिरकर नेगेटिव जोन में चली गई। 2022-23 में रिटेल महंगाई का हाल क्या था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अप्रैल 15.08%, मई 15.88%, जून 15.18%, जुलाई 13.93%, अगस्त 12.41%, सितंबर 10.70%, अक्टूबर 8.39%, नवंबर 5.85%, दिसंबर 4.95%, जनवरी 4.73%, फरवरी 3.85%, मार्च 1.34%, यानी गिरावट। थोक महंगाई दर में गिरावट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। हालांकि क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होलसेल और रिटेल महंगाई के लिए रिस्क पैदा करेगी। महंगाई को स्टेबल और एक रेंज में होना चाहिए ताकि केंद्रीय बैंक पॉलिसी रेट को होल्ड पर रख सके और अगले साल कम से कम करना शुरू करे। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने की चिंता का विषय रहता है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर बुरा असर डालती है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं, यानी सामान के रिटेल प्राइस बढ़ जाते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में अगर तेज बढ़ोतरी की स्थिति सरकार ने ईंधन और एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कर सकती है क्योंकि उसे भी सैलरी देना होता है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। अब बात करते हैं कि महंगाई किस तरह घटती बढ़ती है। ये जानना बहुत जरूरी है और ये आपके मन में सवाल हमेशा उठता होगा। महंगाई कैसे घटती बढ़ती है? महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास ज्यादा
पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे। ज़्यादा चीज़ें खरीदने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो महंगाई कम होगी। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसे की अत्यधिक बहाव और चीज़ों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनती है। यानी आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बाजार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक बार फिर न्यूज इनसाइट में खबरों के विश्लेषण को लेकर, महाराष्ट्र के महासंग्राम में क्या जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है? अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ड्रामा जो आज हुआ, इसके पीछे की स्क्रिप्ट क्या पहले लिखी जा चुकी है? कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या शरद पवार और अजीत पवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है? पिछली बार की तरह, लेकिन पिछली बार से अलग ये कहानी है। महाराष्ट्र में सियासी खिचड़ी पक रही है। आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे। राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले शरद पवार की महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी भूमिका रही है और सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। जैसे ही चाचा शरद पवार ने आज मीडिया से बात करते हुए एनसीपी में टूट की खबर को खारिज किया, उसके आधे घंटे के बाद 2 दिन तक मौन रहने वाले भतीजे अजीत पवार अचानक मीडिया के सामने आ गए और कहा कि मैं कभी एनसीपी नहीं छोड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा कि मैं एनसीपी को मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा। मीडिया ने फेक खबर फैलाई है। एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है, इसलिए हमारी कोशिश इसे वापस लाने की है। अजीत पवार ने इस दौरान एनसीपी विधायकों से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। अजीत पवार पर एनसीपी के 30 से 35 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। अजीत पवार ने संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, उन पर निशाना भी साधा और कहा कि कोई बाहरी आदमी एनसीपी को लेकर बयान जारी नहीं कर सकता। एनसीपी के पास अपना नेता और प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी है और उनके साथ सभी लोग मजबूती से खड़े हैं। आखिर शरद पवार और अजीत पवार को अपनी ही पार्टी के लिए सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्या चाचा और भतीजे के बीच कोई राजनीतिक डील चल रही थी जो आज सिरे चढ़ गई है और दोनों मीडिया से मुखातिब हो गए? तो आपको बता दें कि संजय राउत पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार पर हमलावर हैं और अजीत पवार पर एनसीपी तोड़ने का वो आरोप भी लगा चुके हैं। लेकिन क्या सच में अजीत पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी से मिलना चाहते हैं? दरअसल इन सब अटकलों के पीछे की वजह क्या है, वो हम आपको बताते हैं। अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की, फडणवीस से मिले, अपने ट्विटर से एनसीपी का सिंबल हटाया। अजीत पवार पिछले दिनों अपने एक बयान से खूब सियासी सुर्खियां बटोर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद पर उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के अपने जलवे हैं, उन्हें जनता ने डिग्री देकर नहीं चुना है। शिंदे गुट पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले संभावित फैसलों को लेकर भी मीडिया से बातचीत वो कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के नहीं गिरने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिंदे के पक्ष में अगर फैसला नहीं भी आता है तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरेगी और ये ऐसी बयान था अजीत पवार की तरफ से, जिससे ये तमाम चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर अपने लिए कोई नई भूमिका अजीत पवार तलाश रहे हैं। अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एनसीपी का झंडा हटा दिया, यानी जो सिंबल था एनसीपी का उसे हटा दिया। पवार के ट्विटर और फेसबुक पेज के कवर में एनसीपी का झंडा लगा था, फोटो लगा था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद, ये हटाने के कुछ ही देर बाद, अजीत ने अपनी आदत के अनुसार यू टर्न लिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और एनसीपी के साथ ही बने रहने का ऐलान भी कर दिया। उधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यानी अजीत पवार की बहन जब पत्रकारों से सवाल जवाब कर रही थी तो पत्रकारों ने सवाल में उनसे पूछा और उसका जवाब सुप्रिया ने दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में आगामी 15 दिनों में एक नहीं 2 सियासी विस्फोट होंगे। एक अंग्रेजी अखबार ने एनसीपी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अखबार के मुताबिक अजीत पवार ने 40 विधायकों का हस्ताक्षर एक सादे कागज पर करवा लिया है। शिंदे की शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता अगर रद्द होती है तो अजीत पवार सीएम बन सकते हैं, क्योंकि शिंदे का रिप्लेसमेंट
के तौर पर अजीत पवार अपने आप को देख सकते हैं और राजनीति में महत्वाकांक्षा होना जरूरी भी है। अजीत पवार उसी महत्वाकांक्षा को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं और पहले भी बढ़ते रहे हैं। अखबार ने शरद पवार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। 40 विधायकों के हस्ताक्षर की खबरें आने के बाद शरद पवार एक्टिव हुए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनसीपी में टूट की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। पवार ने कहा कि अजीत और जयंत एनसीपी को मजबूत करने के लिए ही काम कर रहे हैं। शरद पवार के बयान आने के बाद बैकफुट पर आ गए अजीत पवार और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजीत ने इसी कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नहीं छोड़ने की बात भी कह दी। अजीत ने कहा कि हलफनामे पर भी लिखकर दे सकता हूं कि एनसीपी नहीं छोड़ सकता। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अजीत पवार और बीजेपी में जो खिचड़ी पक रही है उससे शिवसेना का शिंदे गुट खासा नाराज चल रहा है। शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया है कि अगर अजीत पवार विधायकों के साथ आते हैं तो हम बीजेपी गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। यानी जिस चीज का जिक्र हमने शुरू में किया था उस चीज का की तस्दीक यहां हो जाती है। और अगर शिवसेना का शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अगर विधायकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है और उस स्थिति में अजीत पवार को मौका मिलता है तो शिंदे गुट सरकार से बाहर का रास्ता देखेगी और अलग हो जाएगी। यही कहना है और इसी बात की जो सबसे ज्यादा चर्चा है महाराष्ट्र की सियासत में वो अभी हो रही है। शिवसेना के शिंदे गुट के तेवर से पवार समेत बीजेपी सख्ते में आ गई है और आए भी क्यों ना। शिवसेना का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन अभी सरकार बीजेपी शिवसेना की ही है। बीजेपी शिवसेना को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। सदस्यता रद्द से बचने और पार्टी तोड़ने के लिए करीब 40 विधायकों की जरूरत होगी, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अजीत विधायकों से चर्चा तो कर लिए लेकिन 40 विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाई। इन 40 विधायकों का कहना है कि पहले शरद पवार का आशीर्वाद आप लाइए, जहां अजीत मुझे नहीं लगता सक्षम है। 13 से 15 विधायक ही अजीत के समर्थन में बीजेपी जाने को तैयार हुए। बाकी के विधायक शरद पवार की हरी झंडी का इंतजार ही करते हैं। महाराष्ट्र से एनसीपी के 4 लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा में पार्टी के पास 4 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर शरद पवार के करीबी ही सांसद हैं। ऐसे में अजीत को सांसदों का भी समर्थन नहीं मिल पाएगा। पार्टी के टॉप पोस्ट पर भी शरद पवार के करीबी को ही जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में संगठन भी अजीत पवार को साथ नहीं देगा। अजीत पवार इसी वजह से हिट विकेट नहीं होना चाहते थे और पिछली बार उन्होंने एक गलती की थी और फिर इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। साथ ही शरद पवार के 30 मिनट के बाद सफाई देने मैदान में उतर आए। यानी शरद पवार ने जैसे ही अपना बयान दिया, अपनी टिप्पणी की, उसके बाद अजीत पवार भी मैदान में आ जाते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी भी है, क्योंकि 2019 में अजीत पवार एक सादे कागज पर विधायकों का हस्ताक्षर लेकर देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद दोनों का शपथ राजभवन में हुआ था। हालांकि विधायक सभी शरद पवार के साथ रह गए और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में बीजेपी और अजीत पवार दोनों की खूब किरकिरी हुई थी। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने इसके पीछे शरद पवार की साजिश ही बताई थी। बीजेपी इस बार यह गलती शायद दोहराना नहीं चाह रही हो। यही वजह है कि बीजेपी अजीत पवार को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रही है। अजीत को यहां भी बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि भारतीय राजनीति के 2 कुशल बाजीगर यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अभी महाराष्ट्र की राजनीतिक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं की है। अगर होता तो उसकी तस्वीर कुछ और होती। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यानी शतरंज में कौन अगली चाल चलेगा वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि शरद पवार अब एक चाल चल चुके हैं, अजीत पवार अपनी चाल वापस ले चुके हैं। अब बीजेपी को इस चाल पर आना है। क्या बीजेपी अगली चाल चलती है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा और वो सवाल तब जाकर और महत्वपूर्ण होता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विषय पर आएगा। खैर, अब बात करते हैं उस फोन की जो अमूमन हर आदमी इस्तेमाल करना चाहता है और जिससे जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हर आदमी अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए भी करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एप्पल की। भारत की आर्थिक नगरी मुंबई से एक अहम खबर आई है। मुंबई में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर खुल गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल के पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर को ओपन किया। उन्होंने दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।
एप्पल का ये स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में बनाया गया है। इस स्टोर के खुलने के साथ ही एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। वहीं दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में पहला एप्पल का स्टोर खुलने से क्या कुछ नया होगा। आप सोच भी रहे होंगे कि पहले भी एप्पल के फोन तो बड़ी आसानी से मिल जाते थे, उनके टैबलेट्स मिल जाते थे, उनके आईपैड मिल जाते थे, तो अब इसमें नया क्या? अब क्या ऐसी चीज होगी जिसके लिए हमें जानकारी चाहिए? आपके सारे सवालों का जवाब हम इस विश्लेषण में देने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल भारत में अब तक जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सब एप्पल के प्रीमियर रीसेलर हैं। यानी प्रीमियर रीसेलर का मतलब ऐसे थर्ड पार्टी स्टोर से है जिन्होंने डिवाइस सेल करने के लिए ही एप्पल से लाइसेंस लिया है। आसान भाषा में इन दोनों के बीच आपको अंतर भी समझा देते हैं। एप्पल के ऑफिशियल और थर्ड पार्टी स्टोर्स में सबसे बड़ा अंतर है कस्टमर एक्सपीरियंस का। ऑफिशियल रिटेल स्टोर अपने प्रीमियम कस्टमर को एक्सपीरियंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा भी इन स्टोर्स की कई सारी खूबियां होती हैं। बात अगर मुंबई में खुले एप्पल स्टोर की करें तो एप्पल ने इसका नाम एप्पल BKC रखा है। इस स्टोर का डिजाइन शहर की आइकॉनिक काली पीली टैक्सियों से इंस्पायर है। इसका हर महीने का किराया 42 लाख रुपए, रेंट को 3 महीने पर पे किया जाएगा। स्टोर के लिए एप्पल की ओर से 11 साल का एग्रीमेंट किया गया है। इसके साथ ही आगे इसे 60 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। यानी इस करार को मुंबई के स्टोर के लिए एप्पल ने 2 करोड़ 52 लाख रुपए की सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराई है। किराए के साथ एप्पल को अपना रेवेन्यू भी शेयर करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एप्पल स्टोर के भारत में खुलने से भारत में रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस स्टोर से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इस स्टोर में 70% महिलाएं काम कर रही हैं। एप्पल स्टोर की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। सुपर लार्ज स्टोर एप्पल के जो ऑफिशियल स्टोर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इसमें भीड़ होने के बाद भी किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए थोड़ा भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यूनिक डिजाइन एप्पल स्टोर का डिजाइन बेहद यूनिक होता है। जैसा कि आपको हमने बताया, मुंबई स्टोर का डिजाइन शहर की काली पीली टैक्सियों से इंस्पायर है। वहीं न्यूयॉर्क स्टोर क्यूब शेप का है। तुरंत बिलिंग स्टोर में भी इसके फायदे हैं कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। डिवाइस कॉन्फ़िगर स्टोर में मैकबुक या iMac जैसे प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, वहीं करा सकते हैं। अगर बात रिसीलर की करें तो उनके पास इस तरह की सर्विस नहीं होती। बेहतर ट्रेड इन वैल्यू, ये स्टोर एक्सचेंज वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर यहां ट्रेड इन वैल्यू अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा मिलती है। ये तो रही एप्पल स्टोर की बात, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब सरल भाषा में समझाते हैं। क्या एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे? देखिए, दरअसल एप्पल स्टोर पर कीमत आमतौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर एप्पल की तरफ से कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा हो तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। क्या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की परेशानी दूर होगी? एप्पल के स्टोर के पास प्रोडक्ट का बड़ा भंडार होता है। आमतौर पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट और कलर स्टॉक में ज़्यादातर टाइम में मौजूद रहते हैं। स्टोर पर यह भी एक खासियत होती है कि यदि कोई ग्राहक iMac जैसे प्रोडक्ट अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके लेता है तो उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि एप्पल के स्टोर पर डेमो और खरीदने के लिए मौजूद डिवाइस की रेंज बहुत बड़ी होती है। क्या प्रोडक्ट सर्विसिंग में कम समय लगेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक देश में थर्ड पार्टी के जरिए एप्पल के सर्विस सेंटर्स को उसके स्टोर से अलग ऑपरेट किया जाता था। अब कस्टमर्स को इन स्टोर सर्विसिंग फैसिलिटीज मिलेगी। इसे जीनियस बे कहा जाता है। इससे पार्ट की अवेलेबिलिटी न होने के कारण होने वाली देरी की समस्या भी खत्म होगी। सर्विस भी ट्रेड प्रोफेशनल करेंगे। जीनियस बे डिवाइस सेट करने और एप्पल आईडी रिकवर करने से लेकर सब्सक्रिप्शन और बिलिंग हर चीज में मदद करेगा। फिजिकल डैमेज के मामले में एक्सपर्ट देखेगा कि डिवाइस में किस चीज की जरूरत है और क्या यह वारंटी के तहत आता है। जो नॉर्मल जो एक सिस्टम है उसके तहत एप्पल भी काम करेगा। यह एप्पल केयर में यह कवर है। क्या ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एप्पल ने साल 2020 में ही अपनी सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी थी। यानी किसी भी डिवाइस को ऑनलाइन खरीदा जा सकता था। हालांकि अब ऑनलाइन खरीदारी करने के बाद प्रोडक्ट को स्टोर से पिक करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
आपको बता दें कि इस स्टोर की ओपनिंग साल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी ओपनिंग में देरी हुई। यहां पर आपको ये जानकारी भी दें कि मुंबई में एप्पल स्टोर के आसपास 22 कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स न तो अपने स्टोर खोल सकेंगे और न ही अपना कोई एडवर्टीजमेंट कर सकेंगे, जिसमें अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एलजी, माइक्रोसॉफ्ट और सोनी जैसी ब्रांड भी शामिल हैं। ये एग्रीमेंट का एक हिस्सा है जो करार एप्पल ने किया है। लगे हाथ आपको एक जानकारी और भी बता देते हैं कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद एप्पल अब फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। कंपनी की ओर से गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के साथ मिलकर एक हाई यील्ड वाला एक सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है। एप्पल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी की इस नई पेशकश का लाभ एप्पल कार्ड यूजर्स उठा सकते हैं और उन्हें 4.15% की वार्षिक ब्याज मिलेगी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक है। तो न्यूज इनसाइड में आज इतना ही। हमने राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा आपकी जेब और आपसे पेट से जुड़ी खबरों का विश्लेषण किया। अब न्यूज इनसाइड में आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत।